प्रणाम आज गुरुजी। प्रणाम। आज उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक बार म्यूट हो जाएं कि सबको सुनाई पड़े। आप कोई तकलीफ होगी, म्यूट हो जाएं। तो आज के सत्र में हम लोग त्राटक का अभ्यास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग त्राटक के लिए आ, अपना स्टैंड और कैंडल, दिया इत्यादि इकट्ठा किए होंगे। नहीं किए हैं तो आप इकट्ठा कर लें। लेकिन मैं आधे घंटे बाद 6:30 में ये प्रैक्टिस कराऊंगा। उससे पहले हम कुछ सूत्र से त्राटक को समझने की कोशिश करते हैं कि नाद साधना में त्राटक किस प्रकार से कराई जाती है और क्या स्थान है उसका, त्राटक क्यों करना चाहिए, नाद सूत्र क्या कहता है, शास्त्र क्या कहते हैं। उसको समझने के बाद, उसके बेनिफिट्स को समझने के बाद हम लोग त्राटक का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम उन सूत्रों में जाएंगे और नाद साधना को समझेंगे। तब तक का के लिए आप लोग किसी कोई भी प्रश्न आपके मन में नाद साधना और त्राटक के बीच में आता है तो आप तैयार कर लें। आज मैं प्रश्नोत्तरी भी रखूंगा ताकि आप पूछ भी सकें। बस एक मिनट। ये आप लोग को दिख रहा है क्या? हाँ गुरुजी। गुरुजी दिख रहा है। गुड। तो हम लोग कल ये देखे थे कि बिंदु भेदन से नाद मंडल उद्गच्छति, यानी अंतरिक्ष से जुड़ जाता है। उसके बाद त्राटक की तरह 10 मुद्राएं हैं। त्राटक आदि 10 ऐसी मुद्राएं हैं जो बिंदु का द्वार है। आज हम लोग देखते हैं वो 10 मुद्राएं कौन कौन सी हैं, त्राटक क्या है, इन सब चीजों को एक बार हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं। उसके बाद त्राटक करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तब ज्यादा समझ के साथ उसको हम लोग करेंगे। हम लोग समझ भी डेवलप कर लेंगे कि ये क्या प्रैक्टिस है, क्या क्या मुद्राएं हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। मेरे पीछे इस सूत्र को 2 बार आप दोहराएंगे। दृष्टिस्थैर्यं बिंदुस्पर्शम जनयति। अब हम लोग समझें इस सूत्र को थोड़ा विस्तार से कि यहाँ पर सूत्रकार क्या कहना चाह रहे हैं। सूत्रकार कहना चाह रहे हैं कि जब दृष्टि की स्थिरता होती है, यानी जब आप कोई चीज एक पॉइंट पे अपने आईज को एक जगह रोकने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। एक टर्म आप देखें यहाँ पर यूज किया गया है, क्योंकि ये जितने भी इसके मैं नीचे आपको लिख रहा हूँ ये सब संस्कृत में था, उसको मैंने हिंदी में रूपांतरित किया है। ये तंत्रसार से मैंने लिया है। अभिनव गुप्त जो 7वीं शताब्दी में ये किताब लिखे हैं, वो लिखते हैं कि दृष्टि की स्थिरता से चित्त तालु प्रदेश की ओर खींचता है।
अब ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, और इस बात को समझने के लिए मैंने अपने कुछ मित्र डॉक्टर से बात करी थी कि ये क्या संभव है, या ब्रेन साइंस में, एनाटॉमी में ऐसी कोई व्यवस्था है कि अगर दृष्टि एकाग्र हो, अगर किसी एक चीज पे स्थिर हो, तो आपकी कॉन्शियसनेस तालु प्रदेश, तालु तालु मतलब होता है पैलेट्स, ये एक सॉफ्ट पैलेट है, पीछे आगे हार्ड पैलेट है। तो ये तालु प्रदेश पहले समझ लो, ये तालु प्रदेश की ओर खिंचता है। ये जो पैलेट्स है इसकी बहुत सारी कहानियां हैं। ब्रेन साइंस जब आप उसको अध्ययन करोगे तो बहुत सारी बातें बड़ी विचित्र सी मालूम पड़ेगी। आपको पता है आपका जो तालु है वो एक खास प्रकार का लिक्विड सेक्रीट करता है, और खासकर रात में बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में, पर ये तालु कुछ लिक्विड्स को सेक्रीट करता है। ये लिक्विड्स क्या है? ये ये एक्सट्रैक्ट है या एक्सक्रीशन है, जो ब्रेन जिन चीजों को, या मान लो जिन कोई अवयव को, पदार्थ को एक्सक्रीट करता है, नहीं यूज करता है, उसका काम ओवर हो जाता है, सेल्स डाई हो जाते हैं, है ना, या कोई ऐसी चीज है, तो उसको वो तालु के माध्यम से नीचे एक्सक्रीट करता है। ठीक है। अब आप लोग देखे होंगे पहले के लोग ना ऐसे मुंह में उंगली डाल करके तालू तक रगड़ रगड़ के साफ करते थे। तालू में एक स्वाद होता है, तालू भी एक आप अगर बहुत सेंसिटिव है तो आपको समझ में आएगा, जब सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा कि तालू में कुछ चिपका चिपका सा कुछ पदार्थ है। ठीक है। ये हमारा ब्रेन एक्सक्रीट करता है तालू के माध्यम से, और इसीलिए हम लोग को सुबह उठ के कुल्ला करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो जो एक्सक्रीट करता है उसको हम रिसाइकिल करें या फिर हमारे यूज का हो। ज्यादातर वो यूजलेस चीजें होती है, वेस्ट होती है, उसको हमें कुल्ला करके बाहर निकालना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि सो के उठ के जो सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं, मुंह में पानी डालते हैं, कुल्ला करते हैं, और सारा कचरा बाहर निकालते हैं, क्योंकि जो ब्रेन है वो एक्सक्रीट कर रहा है तालू के माध्यम से। अब जब हम खेचरी मुद्रा लगाते हैं, या ये जो खेचरी की प्रैक्टिसेस है, ये क्या है कि हम उस एक्रीशन पॉइंट्स को, जो 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 एक्सक्रीशन हो रहा है, उसकी कुछ बिंदुएं हैं जिसको हम एक्साइट करते हैं, जिसको हम स्टिमुलेट करते हैं। ये खिचड़ी मुद्रा मुद्रा का रहस्य है। हम और भी मुद्रा के गहरे गुण रहस्य को बहुत बायोलॉजिकल ढंग से बताएंगे, तब आपको और मजा आएगा कि आप ये प्रैक्टिस करते क्यों हैं, या इस प्रैक्टिस से एग्जैक्टली आपके शरीर और मन को प्रभाव कैसे पड़ता है। यहां बताई जा रही है कि तालु प्रदेश में, तालु जो ब्रेन का एक्सक्रीशन एरिया है, जहां ब्रेन एक्सक्रीट करता है, उस तालु के बारे में कहा जा रहा है कि आप दृष्टि की एकाग्रता से जो आपका चित्त है वो तालु प्रदेश की ओर खिंचता है। तालु प्रदेश में ये नेसल पैसेज है। आपको बताएं, हमारे तीन साइनसेस हैं, साइनस कहते हैं जो स्पेस जिसमें एयर हो, वो चेहरे के शेप को शेप देता है। ठीक है। एक आपके दोनों आंखों के ऐसे पीछे एक साइनस है, खाली स्पेस है, एक यहां और एक यहां, ये तीन जगह साइनस होता है, स्पेस होता है। ठीक है। तो इन तीनों जगह के साइनसेस में हमारे योग योग के जो ऋषि थे वो ये सब जानते थे। इन तीनों जगहों पर अभ्यास होता है। इन तीनों जगह के केंद्र को तालु प्रदेश कहते हैं, यहां यहां और यहां के, जो कहीं ना कहीं नेसल पैसेज, जो आपके नाक के पैसेज जो गले से होते हुए फेफड़ा में जा रहा है, उस पैसेज के पास बनता है। जहां पे आपकी टॉन्सिल है, जो एक छोटी जिह्वा जो गले में लटकती सी है, उस टॉन्सिल के पास में जो नेसल पैसेज गुजरता है, वो तालु प्रदेश का
केंद्र है, जिसको हम लोग कहते हैं ललना चक्र, इसको ललना चक्र कहा गया। ये सारे प्रदेश, जो एरिया है, वो साधकों के लिए बड़ा आवश्यक है। इसीलिए जो आप देखोगे हठ योग के साधक क्या करते हैं, नेति, नेति मतलब एक ऐसा लोटा होता है, इसमें टोटी लगी होती है। वो टोटी को एक नाक में ऐसे लगाते थे और दूसरी नाक से ऐसे पानी ऐसे बाहर आता था। तो ये नेसल पैसेज की सफाई। एक आप पढ़ेंगे घिरंड संहिता, उसमें है व्युत कर्म कपालभाति और शीत कर्म कपालभाति। ये क्या है व्युत कर्म कपालभाति और शीत कर्म कपालभाति, पढ़ना आप कभी। ये कहता है कि ऐसे नाक से पानी पीना है, यानी नाक से ऐसे ऐसे लगा करके, और पहले के लोग पी लेते थे आराम से, नाक ऐसे ऐसे अंजलि लिए, नाक में डाले और पूरा 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 पानी नाक से ही पी गए। इसको कहते हैं शीत कर्म कपालभाति। ये आपके ग्रंथ संहिता में आपको मिलेगा। या इसके अलावे एक होता है, उसको हम लोग रबर नीति कहते हैं, शास्त्रों में उसका नाम सूत्र नीति है। ये सूत्र नीति क्या था? अब तो रबर कैथेटर बन गया, पहले रबर कैथेटर का यूज नहीं करते थे। वो सन की रस्सियां घी में डुबो के रखते थे और उससे करते थे। तो ये नाक में ऐसे डाला, ऐसे मुंह से बाहर निकाल दिया, ऐसे नाक में डाला वो रस्सी या रबर कैथेटर, और ये दो उंगली से ऐसे डाल के मुंह से बाहर धीरे से खींच लिया, और ये नाक की ऐसे 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 करके रगड़ाई सफाई करते थे। अब फिर दोनों नाक से ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं सूत्र नीति। अब चूंकि रबर कैथेटर्स हैं तो मार्केट में और योग में सिखाए जाते हैं, तो हम लोग रबर कैथेटर यूज करते हैं, तो उसको लोग रबर नीति भी बोल देते हैं। तो ये ऐसी ऐसी विद्याएं, ऐसी ऐसी बातें आपके शास्त्रों में लिखी है। क्यों? क्या क्या चक्कर है, इतनी इतनी सफाई, नाक की इतनी सफाई, नेसल पैसेज के पीछे रबर से रगड़ रहे हैं, सन की रस्सी से रगड़ रहे हैं, नाक में पानी, घी, और आप जब नीति पढ़ेंगे जल नीति, तो कितने प्रकार के जल नीति होते हैं। अब उसमें गरम घी में क्या क्या डालते हैं, लौंग पीस के डालते हैं, और वो अजवाइन पीस के डालते हैं, और उसको छान करके, कपड़ छान करके फिर नाक में डालते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आपके बच्चे को जुकाम हो गया है, आप एक ड्रॉप आप नाक में डाल दीजिए, है ना। आपके बच्चे की जो है गला फंसा हुआ है या वो अनकंफर्ट हो रहे हैं, नाक के द्वारा कई प्रकार की मेडिसिन्स जो है वो डाली जाती थी आयुर्वेद के हिसाब से, अभी भी डाली जाती है, नस्य क्रिया होती है। तो ये नाक के पीछे, नाक के पैसेज के पीछे इतना लोग पड़े हुए हैं। ये एक रहस्यमयी कारण है जिसका नाम है ललना चक्र, जो आपके टॉन्सिल के पीछे पीछे उस पैसेज के केंद्र पे है। अब ये ललना चक्र हम ऐसे ही आगे आपको जब जिह्वा की मुद्रा बताएंगे तो जिह्वा के बारे में भी बताएंगे। ये जिह्वा भी गजब की चीज है। एक ही जिह्वा पर 7 मुद्राएं लगती है, जैसे दृष्टि पर 12 मुद्राएं लगती है, आंखों पर, जिह्वा पर 7 मुद्राएं लगती है। हाँ, जिह्वा पे भी मुद्रा लगती है। तो खैर वो हमारे नादियों के सिलेबस में नहीं है, रस योग में है, वरना मैं उसको भी कभी मौका मिलेगा तो मैं उसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है उसको समझना। तो उस प्रदेश पर जब हम फोकस होते हैं हमारा, जैसे ही हम किसी दृष्टि को, तो ललना चक्र सबसे पहले एक्टिव होता है। अच्छा, कभी आप सोचो, चलो मैं 1 मिनट का आपको 30 सेकेंड्स बोलता हूं, 30 सेकेंड्स आप नाभि पर ध्यान दो। नाभि पर 30 सेकेंड, ज्यादा नहीं, 30 सेकेंड्स बस, ऐसे ही आराम से जैसे बैठो वैसे ही बैठो, बस 30 सेकेंड्स आप नाभि पे ध्यान दो। बहुत अच्छा। आप गौर किए हो कि आपकी अवेयरनेस जो है वो तालू पे आके अटक अटक गई? कभी गौर करना।
जैसे ही आप अपने दृष्टि को कहीं एकाग्र करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका जो चेतना है वो तालू पे आके अटक जाता है, तालू की ओर खिंच जाता है, ललना की ओर खिंच जाता है। तो जब हम किसी पर एकाग्र होते हैं, और इसके लिए अलग अलग मुद्राएं हैं। कल मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आप यहां से यहां एक सीधी रेखा खींच दें और इसके 12 कोण बनाए 15-15 डिग्री के, तो ये 12 अलग अलग मुद्राएं हैं। आज इन्हीं मुद्राओं पर डिस्कस करेंगे हम लोग। जो सबसे पहला मुद्रा है, मेरे पीछे दोहराएंगे। द्वादशांतो मार्ग प्राणस्य ऊर्ध्वगमनाय। जब आप ये अलग अलग 12 कोणों पर अपने ध्यान को स्थापित करते हैं, तो इससे क्या होता है, बिंदु की कला, बिंदु की शक्ति, कला यहां पे का मतलब है बिंदु की शक्ति, बिंदु का विज्ञान, बिंदु का रहस्य, मिस्ट्री। कला शब्द का अर्थ होता है, हमेशा याद रखना, शक्ति से, उसके भीतर निहित पावर से। तो बिंदु कला को जागृत करता है। अब जब आप इन अलग अलग कोणों पर अपने चित्त को, अपनी चेतना को लगाते हैं, तो क्या होता है कि प्राण ऊपर की ओर खिंचता है। जो आपका तालु प्रदेश है, उससे कुछ एक्सक्रीट होना शुरू होता है। उसका एक्सक्रीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी तीखा। अरे लोगों ने, ऋषियों ने लिखा है, आप शास्त्रों में पढ़ के हैरान होंगे। तालु से जो एक्सक्रीशन होता है उसके बारे में लोगों ने लिखा है कि ऐसा कड़वा आता है, गर्म आता है, कब ठंडा आता है। पूरा विश्लेषण है उसका, उस एक्सक्रीशन का। और कहते हैं कि खिचड़ी लगाते लगाते खिचड़ी जब सिद्ध होता है, तब एकदम मीठा अमृत जैसा स्वाद आता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो ये प्रैक्टिस करने से सूक्ष्म आकाश का अनुभव होता है। और इसीलिए द्वादशांत को बिंदु कला का रीढ़ कहा जाता है, बेस कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है। अब अगला सूत्र मेरी बात दोहराइए। नासिकाग्रदृष्टिर्नादमूलम प्रकाशयति। जब आप टिप ऑफ द नोज पर, नासिकाग्र मतलब टिप ऑफ द नोज, जब टिप ऑफ द नोज पर आप फोकस करते हैं, तो आपका मूलाधार एक्टिव होता है। ये मैंने कल भी आपको बताया था। और यहां कह रहे हैं कि आरंभिक जो स्टार्टिंग ऑफ नाद है, जिन लोगों को जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी नाद नहीं सुनाई पड़ रहा है, तो वो टिप ऑफ द नोज पर फोकस करेंगे, मुद्रा लगाएंगे या भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, तो उनको निश्चित रूप से आरंभिक स्पंदन सुनाई पड़ने लगती है। गीता के 6 अध्याय में भी नासाग्र दृष्टि और ध्यान पर बैठने की बात लिखी गई है। तो इससे क्या होता है, मन का जो विक्षेप है वो समाप्त होता है। मन जो हमेशा घूमता रहता है, फ्लिकर करता रहता है, उसमें उसकी शांति। और
आपको अंदर पहली झनकार, आपको मध्यमा का पहला झनकार महसूस होता है। और यही नहीं, आप टिप ऑफ द नोज को करते हैं तो मूलाधार जो है वो स्पंदित होता है। आपका जो पूरा कंठ प्रदेश है, और यूं कहे कि पूरा रुद्र ग्रंथि, वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो आज हम लोग ये सारे प्रैक्टिस को एक बार मैं देख लूं कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं त्राटक के साथ साथ। दूसरा है भूचरी। भूचरी मुद्रा किसे कहते हैं? ये ठीक नाक नासिकाग्र से ऊपर का पॉइंट है। भूचरी मुद्रा में ये नाक के पॉइंट से ठीक ऊपर के पॉइंट को, जो इससे 15 डिग्री ऊपर है, उसको देखते हैं। तो कहोगे गुरुजी ये कैसे देखेंगे, ये तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। इसके 15 डिग्री तो इसका इसके लिए ये ऐसे हाथ बनाते हैं, और इस हाथ में अपने अंगूठे को ऐसे रखते हैं, और ये सामने ऐसे रखते हैं। ठीक है, ये ऐसे बना करके अंगूठे को नाक, दोनों नाक के बीच का जो सेप्टम है ना, सेप्टम के पास लगा देते हैं, और ये सामने ऐसे ऐसे ऐसा कर देते हैं। ऐसा देखो, ऐसा ऐसा। तो ये जो जो ये आपकी उंगली, जो छोटी उंगली का जो नोक है, वो उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं भूचरी मुद्रा। आप इस सूत्र को मेरे बाद दोहराइए। भूचरी मनसः स्थैर्यमादधाति। तो भूचरी मुद्रा करने से जो हमारा मन है, वो अपने ग्रंथियों तक एटलीस्ट पहुंच सकता है, समझ सकता है। भूचरी का अर्थ है जो भूमि पर विचरण करता हो। भूमि पर विचरण करने का मतलब ये है कि आपका आधार मजबूत है, आप जमीन पे खड़े हैं। जमीन पे आप तब खड़े होते हैं जब आप एटलीस्ट 3 ग्रंथियों तक आपकी अप्रोच होती है, 3 ग्रंथियों तक आपकी पहुंच होती है। और 3 ग्रंथियों को तक पहुंच वाला व्यक्ति भूचरी मुद्रा का अपने आप ज्ञाता हो जाता है। तो भूचरी जब जागृत होती है, तो हमारा मूलाधार केंद्र जो है, चूंकि उस मूलाधार केंद्र का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व शक्तिशाली होता है। पृथ्वी तत्व हमारे भीतर स्टेबिलिटी, सॉलिडिटी, ये सब विकसित करता है। तो हमारे अंदर काया स्थैर्यम, सॉलिडिटी, स्टेबिलिटी, स्टेब्लिशमेंट, है ना, ये सारी चीजें हमारे भीतर डेवलप होता है, और हमारा स्थूल मन शांत होता है। भूचरी के प्रैक्टिस से ईड़ा पिंगला भी संतुलित होता है, और चित्त एकाग्र होता है। तो भूचरी को आधार प्रैक्टिस कहते हैं, बेस कहते हैं। ये बेसिक प्रैक्टिस है। नासिकाग्र और भूचरी, ये बेस प्रैक्टिस है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गोचरी। अब भूचरी के बाद गोचरी को देखते हैं। मेरे बाद दोहराएंगे। गोचरी बाह्य रूपे मनोविलयम। इसका अर्थ है, गोचर का मतलब होता है दिखाई पड़ने वाली चीजें। जो भी चीजें आपको दिखाई पड़ती है, कहते हैं ना, एक शब्द है ना, दृष्टिगोचर।
बोलते हो ना दृष्टिगोचर। तो गोचर का मतलब होता है दिखाई पड़ना। तो जो भी बाहरी चीजें आपको दिखाई पड़ती है वो गोचर कहलाती है। अब गोचरी मुद्रा क्या है? गोचरी मुद्रा वो प्रैक्टिस है जिसमें बाहर दिखाई देने वाली चीज पर को हम अंदर में महसूस करते हैं। जो चीजें बाहर दिखाई पड़ती है उसको हम भीतर महसूस करते हैं, उस चीज को भीतर जानते हैं, उसको भीतर देखते हैं। देखो ये दृष्टि है, इसका काम है बाहर की चीज को देखना पहचानना। ये कैसे करता है? जब राइट लाइट रिफ्लेक्ट होके किसी वस्तु पर, जब वो रिफ्लेक्ट होकर के आपके रेटिना पे जाता है तो वहां पर एक छायाचित्र बनाता है। और उस छायाचित्र से आपकी मस्तिष्क समझ पाती है कि ये अमुक वस्तु दिखने में कैसा है, क्या दिखता है, आप क्या देख रहे हैं। लेकिन जब हम गोचरी मुद्रा लगाते हैं तो कोशिश करते हैं कि आंखों का प्रयोग ना हो। ये हम आगे आने वाले समय में ये सारी प्रैक्टिस आपको कराएंगे। तो बिना देखे किसी चीज को देखना, यानी आप उसमें इसमें प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, सामने किसी वस्तु को रखते हैं और उसको देखने के बाद आंखें बंद करके फिर उसको देख विजुलाइज नहीं करते, उसको देखने की कोशिश करते हैं, जो त्राटक में आप लोग करते हैं। त्राटक में तो फिर भी ल्यूमिनस होती है, इसमें हम लोग नॉन ल्यूमिनस चीजें जैसे मणि, माणिक्य, कोई यंत्र इत्यादि पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, गोचरी मुद्रा लगाते हैं। ये आपको हम आगे कराएंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है जिसके बारे में बहुत कम बोला सुना जाता है, वो है चांचरी। और ज्यादातर लोग तो सुने भी नहीं होंगे, योगाचार्य भी बहुत लोग नहीं, जो योगी योगाचार्य अगर बैठे हैं वो भी नहीं सुनेंगे कि गुरुजी अब भूचरी गोचरी उसका चांचरी भी भूचरी भी हो गया, गोचरी भी हो गया, अब ये चांचरी भी हो गया। अब ये चांचरी आप लोग नाथ साधकों में, ये जो नाथ ट्रेडिशन है आपके राजस्थान में बहुत फेमस है, नाथ ट्रेडिशन, नाथों में ये चांचरी प्रैक्टिस बहुत फेमस है। कुछ अखाड़े हैं जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति पे चलता है, उन अखाड़ों में भी चांचरी बड़ी फेमस है। लोग चांचरी क्या कर रहे हैं भाई, चांचरी मुद्रा लगाए। तो ये चांचरी के बारे में खोजबीन करने पर हमको कुछ सूत्र मिला, और उसके बाद ये सूत्र जो है ये हम प्रादुर्भाव कर पाए, आपके लिए ढूंढ पाए। बड़ी मुश्किल से ये सूत्र मिला। चांचरी आप ढूंढ मारो कहीं मिलेगा ही नहीं आपको चांचरी। सारे प्रैक्टिस दीजिए, सारे भूचरी गोचरी दिक्चरी या गोचरी सब मिल जाएगा, लेकिन चांचरी नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल से हमको यह सूत्र प्राप्त हुआ। इसीलिए इस चांचरी को थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं, मेरे पीछे आप इस सूत्र को दोहराइएगा। चांचरी चलनाद नाड़ी समत्वं प्राप्यते। अब आप एक चीज महसूस करेंगे जब आप ये जो गोचरी और भूचरी और त्राटक, ये सारे जब प्रैक्टिस दृष्टि को स्थिर करने की जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक टर्म है जिसको विज्ञान, जिसको साइंस कहता है REM, रैपिड आई मूवमेंट। इस पर विज्ञान के बड़े शोध हैं। वो उनका कहना है, हमारी मॉडर्न साइंस का कहना है कि जो आपकी आंखें है ना, ये ऐसे 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 रैपिड आई मूवमेंट होता रहता है। ये कभी स्थिर नहीं होती है। आप सोते हैं, सोने के बाद भी आपकी आंखें हिलती रहती है। आपकी आंखें बहुत तेजी से हिलती, बहुत बहुत तेजी से हिलती है, माइक्रो सेकेंड्स में हिलती है।
तो वो ठीक ठीक जो है उसको रोकना लगभग असंभव है। वो कभी, जब एकदम थीटा वेव्स आपके ब्रेन के हो, जब आप गहरी नींद में हो, तो संभव है कि आपकी आंखें, आपकी आरईएम बहुत स्लो हो जाए, बहुत कम हो जाए। पर मॉडर्न साइंटिस्ट ये मानते हैं कि आरईएम को जीरो नहीं किया जा सकता, ये मृत्यु के वक्त ही जीरो हो सकता है। ये जीरो नहीं हो सकता आरईएम, कुछ तो उसमें कंपन रहेगा ही। और ये हमारे ऋषि भी जानते थे। तो इसको ऋषियों ने कहा दृष्टि चंचलन। इसको क्या कहा? दृष्टि चंचलन। और दृष्टि चंचलन, दृष्टि का चंचलता, दृष्टि की जो चंचल होना है, ये हमारे भाव, हमारे विचारों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। आप देखेंगे जिस प्रकार की आपकी भावनाएं हैं, जिस प्रकार की थॉट्स हैं, आपके आंखों का चंचल होना उसी बात पर निर्भर करता है। आप देखेंगे, अगर ये प्रयोग अपने छोटे बच्चों पे करें, आप यदि आपके पास 2-3 साल के छोटे बच्चे हैं, तो आप बड़े आराम से इस दृष्टि चंचलन को जान सकते हैं। अगर इन बच्चों के अंदर कोई खुराफात आएगा, कुछ बदमाशी आएगी करने के लिए, तो आप इनकी आंखों को पढ़ के कह सकते हैं कि अरे, अभी इसका शैतानी का मूड है। कहते हो कि नहीं? हाँ, बच्चे को, बच्चे की आंखें देख करके आप कह देते हो कि ये अभी शैतानी के मूड में है। ये जो है, कभी बच्चे की आंख देख के कह देते हो कि ये भावुक है, ये भूखा है। आपकी आंखें बहुत कुछ बताती है। हम लोग आंख देखने की कला भूल गए हो, लेकिन छोटे बच्चों में ये स्पष्ट पता चलता है। आपकी आंखें बता देती है, आपकी आंखों की चंचलता बता देती है कि भीतर क्या चल रहा है। तो होता क्या है कि जो चांचरी मुद्रा लगाया जाता है, वो आंखों के इसी चंचलता का उपयोग किया जाता है। आपके भावों से उत्पन्न होने वाली आंखों की चंचलता को हम वर्कआउट करते हैं। और तो और, जो हम आंखों को ऊपर नीचे घुमाते हैं, कभी मैं कराऊंगा चांचरी, जब मैं चांचरी कराऊंगा तब आपको ये समझ में आएगा। तो आपके भीतर जो सूक्ष्म भावनात्मक गतिविधियां हो रही हैं, उस पे भी आपको नियंत्रण मालूम पड़ेगा कि आप अपने भावों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो चांचरी मुद्रा क्या करती है? आपके भीतर के भावों को कंट्रोल इस प्रकार से करती है कि आपकी दृष्टि की चंचलता कम होती है, और इसलिए इसको चांचरी मुद्रा कहते हैं। अब समझ में आ रही है बात, चांचरी क्यों कहते हैं? इससे क्या होगा? इसको करने से आपकी जो ईड़ा पिंगला, ये जो नाड़ियां हैं, ईड़ा नाड़ी का मतलब होता है मेंटल फोर्स, पिंगला का मतलब मस्कुलर फोर्स। ये सब जो नए नए टर्म आप लोग को मालूम होते हैं ना, आप लोग कहीं डायरी में लिख लिया करो। क्या है कि अब ये सब पढ़ाते वक्त कई बार ये टर्म यूज हो जाता है। फिर भी यदि नहीं समझ में आता है, आप हाथ रेज करके पूछ लो। पूछने में कोई हिचक नहीं है, मेरे बीच में पूछ लो। मैं पढ़ा रहा हूं उस वक्त आप हैंड रेज कर दो कि ये ईड़ा क्या बोल दिया आपने, पिंगला क्या बोल दिया आपने। मैं यहां जो जो आप लोग को बताता हूं, एक एक शब्द का डिक्शनरी मेरे पास है, एक एक शब्द का भंडार मेरे पास है। तो डरने की बात नहीं है। आप पूछो, बेहिचक पूछो। मुझे अच्छा लगेगा कि आप कोई शब्द पकड़ नहीं पाए, तो आप पूछ लिए। तो ईड़ा पिंगला, यानी कि ईड़ा वो नाड़ी है जो हमारे मेंटल एनर्जी पर वर्क करता है। इसको कहते हैं चिति शक्ति। और जो हमारे मस्कुलर एनर्जी पर जो नाड़ी वर्क करती है, प्राण प्रवाहित होती है, उसको पिंगला कहते हैं। तो चांचरी करने से ईड़ा पिंगला का संतुलन होता है, और जिससे ऊर्जा ऊपर की ओर, कंठ की ओर उठती है।
चांचरी, भूचरी, गोचरी, इन सब का उद्देश्य ये है कि धीरे धीरे आपकी जो ऊर्जा है वो रूपांतरित हो। वो जैसे रेतस प्राण है, रेतस से तेजस में जाए, तेजस से ओजस में जाए। इसका पीछे का विज्ञान रूपांतरण का है। इससे पीछे का विज्ञान ग्रंथियों को भेदने का है। इसीलिए इन सब प्रैक्टिसेस से हम ग्रंथि भेदते हैं। गोचरी जहां मणिपुर चक्र को प्रभावित करता है, चांचरी वहां अनाहत चक्र को प्रभावित करता है। और ये दोनों, गोचरी और चांचरी, ये दोनों आपके विष्णु ग्रंथि को भेदने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। अब हम लोग आगे के सूत्र में चलेंगे। खेचरी, लीजिए आपका प्यारा खेचरी भी आ गया। सारे चरियों की बात हो रही है तो खेचरी भी कहाँ बचे। खेचरी भी मैदान में कूद गए हैं, देखिए। मेरे बाद खेचरी को दो बार, मतलब इस सूत्र को दो बार दोहराएंगे। खेचरी अमृतस्य उद्घाटकः। तो यहां कहा जा रहा है कि जब आप खेचरी लगाते हैं तो ये अमृत को हमारे संज्ञान में ले आता है। जो अमृत बिंदु से टपक रहा है, चूंकि वो इतना नॉन वॉलेंटरी सिस्टम है, उसका पता ही नहीं लगता। तो ये उसको संज्ञान में ले आता है, ये उसका उद्घाटन कर देता है। ये उस अमृत धारा का द्वार हमारे लिए खोल देता है, ताकि हम उस अमृत को आत्मसात कर सके अपने हायर पर्पसेस के लिए। तो इस खेचरी शब्द का अर्थ क्या है? भूचरी जैसे भूमि पर स्थित है, खेचरी मतलब आकाश में गमन करने वाला। ख का मतलब होता है आकाश। ख का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं खगोल, खगोल बोलते हो ना, आकाश गोल है। ख का मतलब होता है आकाश। भूगोल, खगोल, ये दो शब्द है। एक ही मत समझ लेना, भूगोल खगोल। ठीक है। जब हम भूगोल की बात करते हैं तो पृथ्वी की बात करते हैं, भूमि की बात करते हैं। और खगोल की बात करते हैं, खगोलीय पिंड है। तो खगोल का मतलब होता है आकाश। आकाश को भी हमने गोलाकार माना है, हमने ब्रह्मांड को गोलाकार माना है। देख लो हमारे ऋषि कितने बुद्धिमान थे। वो जानते थे पृथ्वी भी गोल है और आकाश भी गोल है, यानी ब्रह्मांड भी, जो हमारा गैलेक्सी है, वो भी गोलाकार है। इस बात का ज्ञान हमारे वैदिक ऋषियों को था। इसीलिए भूगोल, खगोल जैसे शब्द आए। बताओ किसी और देश में ऐसा हुआ क्या? किसी और देश में ऐसा नहीं हुआ। हमारे ऋषि इतने वैज्ञानिक थे। ख शब्द का अर्थ होता है आकाश। आकाश में गमन करने वाला, जो आकाश में गमन करे उसे कहते हैं खेचरी। इससे संबंधित बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक बार हठ प्रदीपिका पढ़कर एक विद्यार्थी मेरे पास आता है, कहता प्रोफेसर, अगर मैं ये मुद्रा लगा दूं तो क्या मैं आकाश में उड़ करके कहीं इधर से उधर टेलीपोर्ट हो सकता हूं क्या? तो हमने कहा कि भाई ये कैसे कहते हो तुम? ये तुमने कहाँ पढ़ लिया कि तुम टेलीपोर्ट हो सकते हो? तो उसने हठ प्रदीपिका की सूत्र को, उस श्लोक को दिखाया। और सच में उस मुद्रा के बारे में हठ हठ योग प्रदीपिका कहता है कि ऐसा मुद्रा लगाने वाला व्यक्ति जब सिद्ध होता है, या यह मुद्रा सिद्ध होती है, तो साधक आकाश गमन करने लगता है। ये बात आपके हठ प्रदीपिका ग्रंथ में है। और ये बात मान लो, ये ग्रंथ कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि ग्रंथों ने कोई अपने प्रचार प्रसार के लिए किताबें नहीं लिखी पैसे कमाने के लिए। ये सब क्लासिकल टेक्स्ट हैं। ये टेक्स्ट साधकों का समाधि का अनुभव है।
इसीलिए हम लोग क्लासिकल टेक्स्ट को आप्त कहते हैं, आगम कहते हैं। ठीक है। ये गलत नहीं होते, हम गलत हो सकते हैं, साइंस गलत हो सकता है, दुनिया में सब कुछ गलत हो सकते हैं, आगम गलत नहीं होते। ये आज नहीं तो कल प्रूव हो जाता है। इसलिए आज पुराने सारे आगम की बातें, वैदिक ऋचाएं आज साइंस प्रूव कर रहा है। जब क्वांटम फिजिक्स बना तब जाके, वरना अंग्रेज लोग हमारी किताबों का माखौल उड़ाते थे। अब आज उनको समझ में आ रहा है कि ये सारी बातें कितनी वैज्ञानिक है। तो हमारे आगम शास्त्र कभी गलत नहीं होते, वो सदैव सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। वो पहले भी सत्य थे, अब भी सत्य है। हाँ, हमारी समझ चूक जाती है, हम नहीं समझ पाते हैं, आज नहीं कल समझ लेंगे। तो खगोल, तो हमने बताया कि भाई हट प्रदीपिका में ये बात आपकी लिखी है, आपके पास अगर ये पुस्तक है उलट के देखिए, खिचड़ी मुद्रा में खिचड़ी सिद्ध होने से क्या होता है। पुस्तक कहता है कि आप आकाश में गमन करने लगते हैं। तो क्या वाकई खेचरी मुद्रा लगाने से आप टेलीपोर्ट करने लगते हैं, आप हवा में उड़ सकते हैं, हवा में उड़ते हुए कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? क्या खेचरी मुद्रा को सिद्ध करने वाले व्यक्ति वाकई हवा में उड़कर यहां से वहां जा सकते हैं? ये गहरा मिस्टीरियस क्वेश्चन है, और मैं उसका उत्तर हाँ और ना दोनों में दूंगा। मैं ये मिस्ट्री को बरकरार रखूंगा। इस मिस्ट्री को मैं आज रिजॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं इस मिस्ट्री को बरकरार बरकरार रखा हूं। उसका दो कारण है। एक तो आप इस मुद्रा के प्रति आकर्षित हो, इस मुद्रा को लगाओ और इसके रहस्य को समझो। दूसरा उद्देश्य है कि आकाश गमन के, टेलीपोर्ट के विज्ञान को समझो। टेलीपोर्ट असंभव नहीं है, आकाश गमन असंभव नहीं है। जब विज्ञान ने थोड़ी बहुत इसकी बातें करनी शुरू की तो इस पर कई हॉलीवुड मूवी बने। हाँ, पूछ लें विदिशानंद जी, आप पूछे सवाल। जी गुरुजी, अ, मेरा इस खिचड़ी मुद्रा से रिलेटेड एक सवाल है कि आपने कहा कि मतलब मुद्राएं हम मतलब सिद्ध करते हैं, मुद्राएं लगाते हैं। अगर हम साधना करते हैं, सपोज हम साधना में एक समय ऐसा आता है कि मुद्राएं अपने आप लगने लगती है। तो मतलब जब हम उतना डेप्थ में जाके साधना करते हैं, हमारी साधना इतनी परिपक्व हो जाती है कि हमारी जो ये मुद्राएं है वो मतलब ऑटोमेटिकली लगने लगती है। तो क्या वो भी एक प्रकार का सिद्ध होना होता है? हाँ, ये वैसा वर्षा है। आप सिद्ध हो जाओ तो मुद्रा अपने आप लगेगी, और मुद्रा लगाओ तो आप सिद्ध हो जाओगे। आ, इसको एक टर्म कहते हैं, साइकोसोमेटिक और सोमा साइकोटिक। साइकोसोमेटिक का अर्थ होता है कि आपके भीतर जो भाव हुआ वो आपके शरीर में प्रकट हुआ। साइको से सोमा हुआ, उसको कहते हैं साइकोसोमेटिक। यानी आपके अंदर में कुछ घटना घटा और उसका रिएक्शन आपके शरीर पर आया, तो उसको कहते हैं साइकोसोमेटिक। उसी तरह मेडिकल साइंस में एक टर्म है सोमा साइकोटिक। सोमा साइकोटिक का मतलब होता है कि आपके शरीर पर कुछ हुआ जिसका असर आपके साइकी को गया, आपके भीतर को गया। घटना आपके शरीर पर हुई और उसका असर पीछे आपके साइकी को गया, तो उसको सोमा साइकोटिक कहते हैं। हठ योग में मुद्रा का अभ्यास हमेशा सोमा साइकोटिक होता है। सोमा साइकोटिक मतलब हम शवासन करते हैं, सब जैसा मुद्रा लगाते हैं, है ना। हम अलग अलग मुद्राओं से, जैसे नृत्य में आप देखोगे, जो डांसर्स हैं, क्लासिकल डांसर हैं, वो अलग अलग मुद्राएं लगाते हैं और उससे वो भीतर की भावनाओं को जागृत करती है, या भीतर की भावनाओं को प्रदर्शित करती है। तो अलग अलग मुद्राओं से हम अपने भीतर की भावनाओं को एक्टिव करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। हम शरीर को किसी खास गेस्चर में, किसी खास जेस्चर में ले जाते हैं,
और वो खास जेस्चर एक सर्किट की भांति होता है, जो किसी इलेक्ट्रिसिटी को किसी खास प्रकार की ऊर्जा के लिए वो मोटिवेट कर देता है। तो जब हम अपने शरीर को किसी खास मुद्रा में ले जाते हैं, किसी खास जेस्चर में ले जाते हैं, तो हम अपने अंदर के साइको को, अपने अंदर की जो सर्किट को इस प्रकार से विनिर्मित कर देते हैं कि ऊर्जा किसी खास रूप में बहने लगता है। तो जो भी हठयोगी अभ्यास है वो हमेशा सोमा साइकोटिक है, और हमेशा वो शरीर को प्रयास किया जाता है। हम लोग अलग अलग आसन करते हैं, अलग अलग मुद्रा लगाते हैं, शरीर को भांति भांति से पोस्चर देते हैं, जेस्चर देते हैं, ताकि हमारे वो क्रांति भीतर में घटे, कुछ घटना भीतर में घटे। उस घटना को भीतर में घटवाने के लिए हम अपने भांति भांति के जेस्चर बनाते हैं। जैसे त्राटक हो गया, या अभी हमने भूचरी, गोचरी, चांचरी, ये सब जो प्रैक्टिसेस बताए, ये सब प्रैक्टिस क्या, एक जेस्चर है। इस जेस्चर से हम भीतर कोई क्रांतिकारी घटना निर्मित कर देते हैं, और हमारा जो साइकी है वो खास तरीके से फंक्शन करता है, जिससे कि हम कुछ प्रकार के सामर्थ्य को या सिद्धि को, संपूर्णता को, परफेक्शन को पा सकते हैं। उस परफेक्शन को पाने के लिए हम किसी खास जेस्चर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आंखों का हो, जिह्वा का हो, उंगलियों का हो। उंगलियों से मुद्रा बनाएं, शरीर से मुद्रा बनाएं। भांति भांति से योग में और नृत्य में मुद्राएं बताई जाती हैं। अब आपका प्रश्न था कि क्या हम अगर वैसे सिद्ध हो जाए, हम अगर ध्यानस्थ हो जाएं, तो ध्यानस्थ में ये मुद्राएं लग जाती है या ये मुद्राएं सिद्ध हो जाती हैं। अब इस प्रश्न को समझो आप। आवश्यक नहीं है कि हर एक ध्यानी व्यक्ति की मुद्राएं लगे, आवश्यक नहीं है। ध्यानी व्यक्ति जो समाधि की ओर अग्रसर है, उनको मुद्रा की सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं है। इसको समझो बात को, वो उनका लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। मुद्राएं छोटी छोटी सिद्धियों से या छोटे छोटे रास्तों से ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता है। जब हम छोटी छोटी सिद्धियों से हम बड़े सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अगर आप राजयोग के अभ्यासी हो और डायरेक्ट बड़े सिद्धि को प्राप्त करते हो, तो इन छोटी छोटी मुद्राओं की आवश्यकता नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि हर एक साधक जो ध्यानी है, जो समाधिष्ट है, वो सभी मुद्राओं को लगाता होगा, सभी मुद्राओं को जानता होगा, सभी मुद्राओं से वो भिज्ञ होगा, ऐसा नहीं है। ज्यादातर राजयोगी अनभिज्ञ होते हैं मुद्राओं से। उनके शरीर में मुद्राएं लगती भी नहीं है, उनकी आवश्यकता भी उनको नहीं होती है। वो किसी एक उच्चतर मुद्रा को पकड़ते हैं, या वो उच्चतर मुद्रा कहीं उसके भीतर, उसके ध्यान में, उसकी चेतना में लगती है। और मुद्रा केवल शरीर पे नहीं लगती है, चेतना में भी लगती है, जैसे इंद्रियों पे भी लगती है। जैसे इंद्रियों का बाहर शरीर है, तो इंद्रियों में इफेक्ट होगा तो बाहर इफेक्ट होगा। उसी तरह इंद्रियों से जो सूक्ष्म चेतना है, अगर उसमें रिएक्शन होगा तो इंद्रियों में रिएक्शन होगा। अब इस बात को समझाने के लिए आपको कहते हैं, आपको भीतर से हंसी आ रही है, तो आपका होठ बता देता है, होठ मुद्रा बनाता है ना हंसी का। जो होठ है आपका हंसी वाला, ऐसा सी शेप बनाता है ना, हंसी का मुद्रा लगाता है ना, क्योंकि भीतर से हंसी आ रही है। ठीक है, तो वो होठ मुद्रा लगा दिया। अब अगर आपको कोई आत्मिक यानी कि कोई सूक्ष्म स्तरीय, जैसे मूलाधार का एक नाड़ी है, उस नैऋत्य नाड़ी को के जगने से आपको गंध मालूम होता है। अब वो नैऋत्य नाड़ी जगेगा, आपको गंध मालूम हो जाएगा। तो आपके इंद्रियों पर मुद्रा लगा। ये मुद्रा आपके बॉडी पे नहीं लगा ना, आपके स्थूल शरीर पर नहीं लगा, आपके इंद्रियों पे मुद्रा लगा। गंध तो वहां है नहीं, लेकिन आपको गंध लग रहा है। तो जो सूक्ष्मतर चीजें जब भावित करती है, तो उसका जो ग्रॉसर है उस पर उसका इफेक्ट आना,
या ग्रॉसर को आप ऐसा पोजिशनिंग कर दो कि सूक्ष्मतर है, जो सटलर है, उस पर उसका इफेक्ट जाना। यही मुद्रा का बेस है, मुद्रा का आधार है। जी गुरु तो जी। संभव है कि ये मुद्रा आपका लगे किसी सूक्ष्म धारणा के अभ्यास में, और ये भी है कि ना भी लगे। तो कोई आवश्यक नहीं है कि ये मुद्रा ध्यानस्थ व्यक्तियों को लगना ही है। हर व्यक्ति जो राजयोग में प्रवेश कर रहा है उनको चांचरी गोचरी भूचरी खेचरी लगेगा, ऐसा नहीं है। नहीं भी लग सकता है, कोई आवश्यक नहीं। बहुत लोग मेरे से आके कहते हैं कि गुरुजी, मैं जब शांभवी मुद्रा करता हूं या करती हूं तो मेरा मूल बंध अपने आप लगता है। मैं लगाना नहीं भी चाहती हूँ, मेरा मूल बंध लग जाता है। अब ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं, बहुत सारे साधक मेरे पास इस संबंध में वार्ता करते हैं कि ध्यान में होते ही उनका जीव तालू से चिपक जाता है, या अपने आप खेचरी लग जाता है, या अपने आप कंठ खिंच जाता है, या सर पीछे लुढ़क जाता है, या सर आगे की ओर लुढ़क जाता है, आकाशीय मुद्रा या चालंदर बंद लग जाता है। बहुत लोग ये बात कहते हैं कि अपने आप मेरी नाभि जो है वो एक्टिव हो जाती है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। ये घटनाएं, ये मुद्राएं लगना, ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आप अमुक प्रकार के साइकिक नॉट से ग्रसित हो। अगर आपके भीतर किसी प्रकार का साइकिक नॉट्स है, प्राणिक नॉट्स है, ये कई बार आपके साधना के दौरान अपने आप लग जाते हैं। आप चाहते नहीं भी हैं कि ऐसा हो, लेकिन वैसा हो जाता है। वो आपके साइकिक नॉट्स के कारण, प्राणिक नॉट्स के कारण ऐसा होता है। ठीक है, बात आ रही समझ में? जी गुरु जी। तो समझ में आया कैसे क्या होता है? हाँ जी गुरु जी, काफी समझ में आया। एक चीज मेरा इससे बीच में एक बना, मतलब एक और मन में एक सवाल आ गया कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि चार दरवाजों का जो मतलब दरवाजे हैं चार दिशाओं के, जो आपने हमें पहले शिव सूत्र में भी पढ़ाया है। तो वो खेचरी, गोचरी और यही है। तो क्या मतलब हम इसको इतना उसको वो नहीं कर रहे, मुद्रा को हम उसमें नहीं जा रहे अब कि मुद्रा के उसमें कि मुद्रा हमें सिद्ध करना है। बट पार करने के लिए, बिंदु पार करने के लिए क्या हमें इसी से ही गुजरना पड़ेगा, कि गेट से ही गुजरना पड़ेगा या इन मुद्रा से? नहीं नहीं, कोई एक मुद्रा मैं हमेशा लगवाता हूं। कोई एक मुद्रा तो पकड़ना ही पड़ेगा, कोई एक द्वार तो पकड़ना ही पड़ेगा भीतर। जो मैं साधकों को कराता हूँ, ये सामने बिंदु ध्यान करना, ये जो कहते हैं ना, ये सामने बिंदु ध्यान, आगे देखो, वो क्या है? वो अगोचरी मुद्रा है। ये सामने अगोचरी मुद्रा का भी मैंने दिक्चरी हो गया, अगोचरी, ये देखो, ये सूत्र अगोचरी मुद्रा के लिए। जब मैं तुम लोग को दीक्षा करता हूं तो यही अगोचरी मुद्रा कराता हूं मैं। जी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिना मुद्रा के, मुद्रा तो चाहिए ही। बिंदु को भेदना है तो दृष्टि कहीं तो स्थिर होगा, आकाश में होगा, पाताल में होगा, कहीं तो स्थिर होगा, भूमि पे होगा, कहीं तो हम्म। दृष्टि स्थिर होगा, तब तो बिंदु खुलेगा। बिंदु बिना द्वार के कैसे प्रवेश करोगे? तो पहले तो द्वार ढूंढना पड़ेगा। हम तो यहां कह रहे हैं कि बहुत सारे द्वार है, 10 द्वार है, 10 द्वार है, दसम द्वार कहते हैं, 10वां द्वार है। तो 10 द्वार में कोई तो द्वार ढूंढोगे, किसी द्वार से तो इन करोगे। तो कोई ना कोई द्वार ढूंढना पड़ता है। और मैं नॉर्मली नए साधकों को जो दीक्षा करता हूं तो अगोचरी मुद्रा से दीक्षा करता हूं। उनको मैं अगोचरी मुद्रा कराता हूं, बिंदु को भेदने के लिए। और दीक्षित लोग जिन्होंने मेरे से नामदान लिया है, दीक्षा लिया है, वो जानते हैं अगोचरी मुद्रा को। तो खैर, आज हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, और हम लोग झट से त्राटक कर लेते हैं। त्राटक स्टैंड आप लोग लगा लें।
अब आप सामने त्राटक को 2 मिनट वॉच कीजिए। दिए की लौ को देखेंगे, कैंडल के फ्लेम को देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ फ्लेम। सिर्फ और सिर्फ फ्लेम। आपकी दृष्टि इतनी एकाग्र हो कि ना तो इस ज्योत के पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है, ना तो आपको त्राटक स्टैंड दिख रहा है। जैसे अर्जुन को चिड़िए की आंख दिखाई पड़ रही थी, वैसे ही आप सिर्फ और सिर्फ ज्योत को देखें। लौ के प्रति पूरी तरह से एकाग्र हो जाइए। सिर्फ और सिर्फ लौ। आंखों को तरेरना नहीं है, स्ट्रेन नहीं लाना आंख में। जैसे कोई सुंदर वस्तु देखते हैं, वैसे ही किसी सुंदर वस्तु को देखने के भाव से आप लौ को देखें। पलक झपक सकते हैं। आंखों के मसल्स को, सिलियरी मसल्स को रिलैक्स्ड रखेंगे, कोई तनाव नहीं लाएंगे। जैसे किसी अत्यंत सुंदर वस्तु को आप चकाचौंध होकर के देखते हो, आश्चर्य से, विस्मय से देखते हो, वैसे ही देखो। लेकिन आईज में स्ट्रेन नहीं लाएंगे, पलक झपकते रहेंगे। ज्योति, दीपक की शिखा, दीप शिखा या ज्योति या लौ या फ्लेम, ये ज्योत दुनिया की सर्वाधिक सुंदरतम वस्तुओं में से एक है। दुनिया की सर्वाधिक सर्वोत्तम, सुंदरतम, मोस्ट ब्यूटीफुल वस्तुओं में से एक है। इतनी सुंदरता हीरे और सोने में भी ना होती हो। इसके 3 लेयर्स के प्रकाश को देखिए, दिव्य आभा को देखिए, इसके ऑरा को देखिए, दिव्य सुंदरता को देखिए। मन को मोह लेने वाला, मग्न करने देने वाला, अद्भुत, अद्वितीय। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बंद आंखों से आप सामने की ओर रिलैक्स रखिए, अपने आई मसल्स रिलैक्स रखिए। आप देखेंगे कि एक रिफ्लेक्शन, एक शैडो, एक प्रतिछाया निकल के सामने आ गया है, जो ज्योति के ही आकार का है, फ्लेम के ही आकार का,
एक शैडो निकल के आया है, बहुत छोटे, बहुत ही छोटा, जिसका जिसको ये शैडो नहीं दिख रहा है वो कल्पना कर सकते हैं ज्योति स्वरूप का। वो फ्लेम को विजुलाइज कर सकते हैं। अब हम लोग सत्र को समापन की ओर ले चल रहे हैं। आप भ्रूमध्य पर दिव्य ज्योति का ख्याल करेंगे। हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण एक साथ करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग ने सत्र को पूरे प्रेम से भाव से सुना समझा। हम लोग कल सत्र करेंगे। कल सैटरडे के दिन भी सुबह सत्र होगा। इस बार संडे के दिन सत्र नहीं होगा और रविवार के दिन मैं थोड़ा व्यस्त हूं। मेरी व्यस्तता के कारण संडे के दिन सत्र नहीं होगा, लेकिन कल सुबह 6 बजे ऐसे ही सत्र होगा। ये सारे चरियों को खत्म करना है। ये जितने भी 10 चरी है, ये 10 चरियों को खत्म करना है, तो इसलिए कल का सत्र करके ये सारे जो बिंदु की मुद्राएं हैं उसको पूर्ण कर लेंगे। आप सब लोग को प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु प्रणाम जी। गुरुदेव। प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी।